रतनलाल आज बहुत खुश था। उसकी 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। वो खुशी से अपने घर पर आकर अपनी पत्नी आरती से बोला, अरे सुनती हो कमला की अम्मा? क्या बात है? काहे हलक फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं? अरे जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम भी खुशी से चिल्लाने लगोगी। अरे ऐसन कौन सी खुशखबरी सुनाने वाले हो कि मैं खुशी से चिल्लाने लगूंगी? अरे हमारी बिटिया कमली पूरे 10 वर्ष की हो गई है और इन 10 वर्षों में हमरे तो कान तरस गए खुशी की खबर सुनने के लिए। अब हमरे गरीबन के दिन खत्म हो गए। अब तुम मुझे ताने नहीं मार पाओगी। अब पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। कमली की अम्मा, आज मेरी 2 लाख रुपया की लॉटरी लगी है। ये लो 2 लाख रुपया और जाकर अलमारी में संभाल कर रख दो। रतनलाल की बात सुनकर आरती खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे हमको तो पहले ही से पता था कि तुम एक दिन बड़ा काम जरूर करोगे। अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं लॉटरी का टिकटवा खरीदता था ना, तब तुम ही मेरा मजाक उड़ाती थी। रतनलाल ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर पर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ आ गया। अरे मुखिया जी, आप इस समय? क्यों रतनलाल, मैं तुम्हारे घर पर इस समय नहीं आ सकता क्या? ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि हम गरीबन के घर पर अगर गांव के मुखिया जी आ जाएं, तो ये तो हमरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होत है। अरे वो आरती सुनती हो? मुखिया जी के लिए चाय बना कर लाओ। रतनलाल की बात सुनकर आरती पैसे अलमारी में एक जगह रखकर मुखिया जी के लिए चाय बनाने चली गई। अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अरे मुखिया जी, मेरी पत्नी चाय बना रही है, कम से कम चाय पी कर तो जाइए। इतना बोलकर रतनलाल रसोई घर में चला गया और मुखिया सबकी नजरों से बचकर कमरे की ओर चला गया जहां आरती ने पैसे रखे थे। मुखिया ने उन पैसों को निकाल लिया और फुर्ती से वहां से भाग गया। आरती और रतनलाल जब उस कमरे में आए तो उन्होंने अलमारी खुली हुई पाई। हाय राम! हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पहली बार हमारे जीवन में इतनी बड़ी रकम आई और वो भी मुंह ना लग पाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुखिया इतना बुरा काम करेगा। उसे तो मेरे घर पर चोरी करने में तनिक भी लज्जा नहीं आई। मैं इसकी शिकायत जमींदार से करके रहूंगा। इधर मुखिया मुस्कुराता हुआ सीधा जंगल की ओर चला गया। अचानक मुखिया अपने एक हाथ से अपने चेहरे की खाल पकड़कर खींचने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथों में एक अजीब सा दिखने वाला मुखौटा आ गया और मुखिया का चेहरा एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गया। बड़ा आया 2 लाख की रकम इस्तेमाल करने वाला। मैं देखती हूँ इस गांव में अब कौन सुखी रहता है। इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ूंगी। हर घर में चोरी करूंगी। गांव के लोगों का जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने वो मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर पहन लिया। मुखौटा पहनते ही उसका चेहरा जमींदार में परिवर्तित हो गया। रतनलाल मुखिया के ऊपर शक करेगा और जब वो मुखिया से लड़ने के लिए उसके घर जाएगा तो मैं जमींदार बनकर उस मुखिया के घर का सफाया कर दूंगी। इधर मुखिया अपनी तिजोरी में रखे हुए धन को ही देख रहा था। तभी मुखिया की पत्नी रामवती क्रोधित होते हुए मुखिया से बोली, आपको दिन भर कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तिजोरी ही खोल कर देखते रहते हो। अरे मैंने कोई तिजोरी से पैसे नहीं निकाले। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है रामवती। पिछली बार जब मैंने पैसे गिने थे तो उसमें से पूरे 10 रुपए कम थे। सत्यानाश हो जाए आपका। आखिर इतने धन का करोगे क्या? देख लेना, मेरी हाय लगेगी आप पर एक दिन। एक दिन आपकी तिजोरी का धन कोई उड़ा कर ले जाएगा, फिर देखते रह जाइएगा खाली तिजोरी को। अरे अपने मुंह से कभी कभी शुभ बातें भी निकाल लिया करो रामवती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी पत्नी हो या मेरी दुश्मन। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में जमींदार की आवाज टकराई। अरे क्या बात है मुखिया जी, काहे अपनी पत्नी पर भड़क रहे हैं?
जमींदार को इस समय अपने घर पर देखकर मुखिया ने तुरंत तिजोरी बंद कर दी। अरे मुझे देखकर तिजोरी क्यों बंद कर दी मुखिया जी? अरे जितना धन तुम्हारी तिजोरी में रखा है ना, ओका से कहीं ज्यादा धन तो मेरे नौकरों के घर पर रखा होता है। अरे ये भी कोई कहने की बात है जमींदार जी। वैसे आप इस समय यहाँ, कुछ समझ में आया नहीं। क्यों, इस समय मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं आ सकते? बात असल में ये है मुखिया जी कि मेरी एक जमीन जो सालों से कोर्ट कचहरी के केस में फंसी हुई थी ना, उसका फैसला मेरे हक में आ गया है। उसी खुशी में सारे गांव में मिठाई बांट कर आ रहा हूँ। ये लो मिठाई, खास तौर पर तुम्हारे लिए कल्लू हलवाई के यहाँ से देसी घी की बनवा कर लाया हूँ। मिठाई को देखकर मुखिया और रामवती के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि कल्लू हलवाई की मिठाई दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध थी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं जमींदार जी। मेरा मीठा खाने का वैसे भी बड़ा मन कर रहा था। आपने तो मेरे कुछ पैसे बचा लिए। खामखा मुझे मिठाई खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। इतना कहकर मुखिया मिठाई पर टूट पड़ा। अरे ये सारी मिठाई आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो कुछ खाने दीजिए। लाइए, इधर लाइए। रामवती भी मिठाई पर टूट पड़ी। मिठाई खाते ही रामवती और मुखिया को चक्कर आने लगे और वो कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर गिर गए। मूर्ख कहीं का, देखता हूँ कि इसने अपनी तिजोरी में कितना धन छिपा रखा है। जमींदार के वेश में उस बूढ़ी औरत ने मुखिया की तिजोरी खोल दी और उसके सारे पैसे निकालकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। होश आने पर मुखिया बुरी तरह से शोर मचाने लगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर की चोरी जमींदार करेगा। हाय रामवती, तुम्हारी हाय आखिरकार लगी गई। अरे अब खड़े खड़े चिल्लाते ही रहेंगे या जमींदार के घर भी चलेंगे? चलिए मेरे साथ, मैं जमींदार का दिमाग सही करती हूँ। मुखिया और रामवती क्रोधित होते हुए अपने घर से निकल गए। इधर वो बुढ़िया दोबारा जंगल में उस झोपड़ी के पास आ गई और उसने अपना मुखौटा उतार लिया। मुखौटा उतारते ही वो जमींदार से बुढ़िया में परिवर्तित हो गई। अब इस गांव में जमींदार ही बचा है जो सबसे ज्यादा धनवान है। उसके यहाँ पर चोरी करके फिर गांव के सारे लोगों के घर पर चोरी करूंगी। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत ने मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर लगा लिया। मुखौटा चेहरे पर लगाते ही वो रतनलाल के रूप में परिवर्तित हो गई और जमींदार के घर की ओर चली गई। इधर जमींदार अपने नौकर बल्ली से क्रोधित होकर बोल रहा था। बल्ली, आज रतनलाल काम पर क्यों नहीं आया? पता नहीं जमींदार जी, जरूर आज भी लॉटरी का टिकट लगा रहा होगा। हमेशा ये तो लॉटरी का टिकट लगाता ही रहता है, कभी इसकी लॉटरी लगती भी है या नहीं? एक तो वैसे भी मेरी पत्नी घर पर नहीं है, ऊपर से आज जिसे मैं अपना खेत बेचने वाला हूँ वो व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है और उसे रतनलाल के हाथों की ही चाय पसंद है। तभी वो बूढ़ी औरत रतनलाल के रूप में जमींदार के पास आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रतनलाल, तुम आज काम पर इतनी देर से क्यों आए? आज मेरी तबीयत सही नहीं थी जमींदार जी, मैं जल्दी चला जाऊंगा। रतनलाल ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार की जमीन का ग्राहक एक बैग में पैसे लेकर वहां पर आ गया। जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, ठीक है, आज तुम जल्दी चले जाना, जाओ सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ। जमींदार की बात सुनकर रतनलाल चाय बनाने लग गया। कुछ ही देर में रतनलाल 3 कप चाय लेकर आ गया। 3 कप चाय क्यों? 1 कप चाय ज्यादा बन गई थी जमींदार जी, मैंने सोचा बल्ली भैया भी पी लेंगे। रतनलाल की बात सुनकर बल्ली ने खुश होते हुए चाय का कप तुरंत उठा लिया। एक चाय का कप उस ग्राहक की ओर बढ़ा दी, मगर वो तीनों चाय पीते ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत तुरंत पैसों का बैग उठाकर वहां से भाग गई। कुछ देर बाद तीनों को होश आ गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। जमींदार जी, आपको लगा नहीं, बल्कि हम सब नींद से ही जागे हैं।
उस रतनलाल ने जरूर चाय में कुछ मिलाया था। तभी वो ग्राहक चौंकते हुए बोला, जमींदार जी, पैसों से भरा बैग गायब है। समझ गया, ये जरूर उस रतनलाल की खुराफात होगी। जब लॉटरी लगाकर बड़ा आदमी नहीं बन पाया तब उसने ये तरीका अपनाया। मैं उस रतनलाल को छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। बल्ली और जमींदार क्रोधित होकर रतनलाल के घर की ओर चल दिए। इधर मुखिया जमींदार के घर आ ही रहा था कि तभी रतनलाल मुखिया को रास्ते में मिल गया। रतनलाल मुखिया को देखकर क्रोधित होते हुए बोला, मुखिया जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं 10 साल से लगातार लॉटरी लगा रहा था और आज जब मेरी पहली बार 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो आपने मेरे ही घर से चोरी कर ली। तुम्हारा तो सही है रतनलाल, 2 लाख रुपए तुमने कभी सपने में देखे हैं? और मैं तुम्हारे घर पर चोरी क्यों करूंगा? अरे मेरे घर पर तो स्वयं चोरी हुई है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपको पता लगा कि हम आपसे अपने पैसे वापस मांगने आएंगे तो आपने नया बहाना बना दिया कि आपके घर में स्वयं ही चोरी हो गई है। अरे आप तो गांव के मुखिया हैं, आपके घर पर कौन चोरी करेगा? देखो आरती, मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। मेरे पति सही बोल रहे हैं। कुछ देर पहले जमींदार जी हमारे घर पर आए थे और हमारी तिजोरी से सारे पैसे उड़ा ले गए। ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं जमींदार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मुझे उनके यहाँ पर काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, उनके घर के भोजन से लेकर चाय तक मैं ही बनाता हूँ। और वो कितने धनवान हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? रतनलाल, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ पर जमींदार आ गया। जमींदार, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर चोरी करने की? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा मुखिया, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलकर जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, रतनलाल, जब तुम्हारी लॉटरी से तुम्हारी बात नहीं बनी तब तुमने चाय में नींद की दवाई मिलाकर अपने ही मालिक के घर पर चोरी कर ली। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तीनों आपस में इसी बात को लेकर बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। तभी वहाँ पर गांव के और भी बहुत से व्यक्ति आ गए और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अपने अपने घर की चोरी की बात करने लगे। जमींदार जी, पहले तो मुझे लग रहा था कि आपने मेरे घर पर आकर मेरे पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। आखिर हम लोग उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? तभी उन तीनों के कानों में किसी साधु की आवाज टकराई। मुझे लगता है वो कोई इंसान नहीं है जिसे तुम पकड़कर जेल में बंद कर दोगे। अगर वो इंसान नहीं है तो फिर कौन है? मैं शायद उसे जानता हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव आ रहा था तब मैंने जंगल की तरफ एक झोपड़ी बनी हुई देखी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत को मैंने अपनी आंखों से जमींदार का रूप धारण करते हुए देखा है। साधु की बात सुनकर गांव के सभी लोग एक दूसरे को शंका भरी नजरों से देखने लगे। तो फिर हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं साधु महाराज, ऐसे तो वो हमारे पूरे गांव को कंगाल बना देगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे गांव को कंगाल बनाने के लिए ही यहाँ पर आई है। चलो मेरे साथ, इसका जवाब उस बूढ़ी औरत से ही पूछते हैं। साधु उन सबको उस झोपड़ी के पास लेकर आ गया जहां वो बूढ़ी औरत चारपाई पर आराम से बैठी हुई थी। गांव के लोगों को एकत्रित देखकर वो हंसती हुई बोली, तो आखिरकार तुम सब लोगों को पता लग ही गया। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इन सबके घर पर चोरी क्यों कर रही हो? बरसों पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरे पति ने गांव के मुखिया से कुछ कर्ज लिया था जो वो समय पर नहीं चुका पाए। बदले में गांव के मुखिया ने मुझे और मेरे पति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने और मेरे पति ने हर किसी से मदद मांगी, मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ना ही गांव के जमींदार ने और ना ही गांव के किसी आम व्यक्ति ने। मेरे पति इस सदमे को सह नहीं पाए, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने काला जादू सीखा
और मैं एक माहिर जादूगरनी बन गई। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया। और तुम्हारे पति मेरे पास मदद मांगने कब आए? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो तुम्हें भी नहीं पहचानता। मूर्ख, मैं आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। 50 वर्ष पहले जो इस गांव के लोगों ने गलती की, उसकी सजा तुम भविष्य में इन लोगों को क्यों दे रही हो? इसमें इनका क्या दोष है? अतीत के किए गए कुकर्मों की सजा भविष्य में ही भुगतनी पड़ती है। साधु, चले जाओ यहाँ से। इन भोले भाले गांव के लोगों के पैसे वापस कर दो और यहाँ से चली जाओ। नामुमकिन साधु, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर मुखौटा पहनने ही वाली थी कि तभी वो साधु चीखते हुए रतनलाल की ओर देखकर बोला, उसका मुखौटा छीनकर तोड़ दो। लगता है उसके मुखौटे में ही उसकी शक्ति है। रतनलाल ने बड़ी फुर्ती से उस मुखौटे को उस बूढ़ी औरत से छीन लिया और उसे तोड़ दिया। मुखौटा टूटते ही वो बूढ़ी औरत अचानक एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। जमींदार, रतनलाल, मुखिया और गांव के सभी लोग अपने अपने पैसे लेकर अपने अपने घर वापस आ गए और इसके बाद सारा गांव अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगा। ढोलपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत बड़ी दानवीर है। वो हर किसी की मदद करती है और मदद करते समय अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करती। पर वो बुढ़िया ढोलपुर गांव की मुखिया से बहुत परेशान है क्योंकि मुखिया हमेशा अपने घर का कूड़ा उस बुढ़िया के घर के ठीक सामने डाल देता है। आज फिर मुखिया जी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया। कितनी बार कहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में डाला करो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आने दो उसको, कल एक बार अच्छे से समझाती हूँ। बुढ़िया अपने घर के सामने पड़ा कूड़ा दूर रखे कूड़ेदान में डाल देती है। पास में ही कूड़ादान रखा रहता है, क्या हो जाएगा अगर कूड़ा इसमें डाल दोगे तो? पर नहीं, इस बेचारी बुढ़िया को परेशान भी तो करना है। आने दो, कल अच्छे से खबर लेती हूँ। अगले दिन वो बुढ़िया सुबह उठकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसको खिड़की से मुखिया अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुखिया के हाथ में आज भी कूड़े का थैला है। बुढ़िया अपना काम करना छोड़कर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आज फिर कूड़ा लेकर आ गया, आज तो इसको समझाना ही पड़ेगा। मुखिया आता है और बुढ़िया के घर के सामने कूड़े का थैला डालकर वहाँ से अपने काम के लिए जाने लगता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो आज सुबह सुबह मुझे तारीफ सुनने के लिए मिल रही है? इस बेचारी गरीब बुढ़िया को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? क्यों हर दिन मेरे घर के सामने ये गंदगी फेंक देते हो? मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। अब कूड़ादान तो मेरे रास्ते में पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कूड़ा डाल देता हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा कि तुम अपने घर की गंदगी को साफ करो, किसी दूसरे के घर के आगे डाल दो। ये सब तो मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी के चलते यहाँ कूड़ा फेंक देता हूँ। और तुम मेरा काम बढ़ा देते हो बेटा, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तुम तो एक जवान आदमी हो, यहीं पास में कूड़ादान रखा रहता है, वहाँ कूड़ा फेंक सकते हो। पर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, खुद के काम करने के लिए अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। और ऊपर से तुम हर दिन सुबह सुबह ये गंदगी यहाँ फेंक देते हो। बस बस, इतना भी मत सुनाओ मुझे। कल से नहीं डालूंगा तुम्हारे घर के सामने कूड़ा। तुम तो मुझे इतना सुना रही हो जैसे कि मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हो और मैं कहीं भाग रहा हूँ। बुढ़िया को खरी खोटी सुनाने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है।
और वो बुढ़िया उसका डाला हुआ कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी बुढ़िया के द्वार पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया अपने घर के पास आती है और देखती है कि उस भिक्षु की हालत बहुत खराब है। वो अपने घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाया हुआ नाश्ता उसको दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था, आज पेट भरकर खाना खाऊंगा। वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। आज के दिन भूखा रहना पड़ेगा, पर उस बेचारे का पेट तो भर गया, नहीं तो उसको भूखा रहना पड़ता। मैं तो अपने घर में खाली पेट भी गुजारा कर लूंगी, पर वो दिन भर घूमता रहता है। बुढ़िया अब अपने घर के कामों में लग जाती है। कई देर तक भूखे पेट काम करने के बाद कुछ देर आराम करती है। आज रात के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बुढ़िया अपने पूरे घर को छान मारती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटे से थैले में थोड़ा सा आटा मिल जाता है। चलो, कुछ तो मिला, अब जल्दी से कुछ रोटियां बना लेती हूँ। बुढ़िया उस आटे की रोटियां बना लेती है और रोटियां खाने के लिए बैठ जाती है। पर जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लेती है, तभी उसके दरवाजे पर एक गाय जोर से रंभाने लगती है। उस गाय की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बुढ़िया बाहर दरवाजे पर आती है, गाय फिर से रंभाने लगती है। लगता है ये गौ माता भूखी है, पर मेरे पास तो इसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। अपनी रोटियां ही दे देती हूँ। बुढ़िया घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाई हुई रोटियां थाली में से उठाती है और बाहर आकर गाय को खिला देती है। ये ले गौ माता, ये रोटियां खा ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए हरा चारा तो नहीं है, पर ये रोटियां खाकर तेरी कुछ भूख तो मिट ही जाएगी। गाय को रोटियां खिलाने के बाद वो बुढ़िया गाय को वहाँ से भेज देती है। अब चली जाओ गौ माता, मेरे पास इतनी ही रोटियां थी, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बुढ़िया खाली पेट सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, पर दिन भर से भूखे रहने की वजह से उसको नींद नहीं आती है। आज नींद तो नहीं आ रही है, पर एक भूखे जानवर को खाना खिलाकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे तैसे भूखे पेट बुढ़िया सो जाती है। सुबह होती है और जब मुखिया अपने घर से कूड़े की थैली लेकर निकलता है, तो वो देखता है कि आज बुढ़िया सामने नहीं है। इसीलिए वो फिर से कूड़ा बुढ़िया के घर के सामने फेंक देता है। कुछ देर बाद जब बुढ़िया की नींद खुलती है और वो घर के बाहर आकर देखती है, तो उसको दरवाजे के पास फिर से कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कितना भी समझाओ, ये मानने वाला नहीं है। ये तो मुझे मरने तक ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बुढ़िया फिर से वो कूड़ा उठाती है और उसे कूड़ेदान में डाल देती है। दूसरी तरफ मुखिया अपने कारखाने में जाता है। मंदी की वजह से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है और वो बहुत परेशान है। एक तो इस मंदी ने परेशान कर रखा है, बहुत नुकसान हो गया। अगर यही हाल रहा तो मुझे और मेरे परिवार को सड़क पर आना पड़ेगा। मुखिया अपने कारखाने से बाहर सड़क पर निकलता है। वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो बिना ध्यान से देखे ही सड़क पर पैदल चल रहा है। अब जल्दी से मुझे कोई उपाय करना होगा। मुखिया इस मंदी से बचने के लिए कुछ योजना बना ही रहा होता है कि तभी एक तेज दौड़ती हुई गाड़ी उसको टक्कर मारती है। इस सड़क दुर्घटना में मुखिया के सिर और आंखों पर गहरी चोट लग जाती है। इनकी आंखों पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब कभी देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, मेरे परिवार का सारा दायित्व मुझ पर ही है। अगर मेरी आंखें चली जाएंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रही हूँ,
ये सब तो मैं आपकी रिपोर्ट देखकर और आपकी हालत देखकर कह रही हूँ। चलिए, मैं आपकी पट्टी खोल देती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है या नहीं। डॉक्टर मुखिया की आंखों की पट्टी खोल देती है, पर डॉक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुखिया की आंखें चली जाती हैं। मैडम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं अब जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? नहीं, आपकी आंखें गई हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा तो आप फिर से देख सकते हैं। तो देर किस बात की है मैडम? आप मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए, ये सब तभी संभव है जब आपको किसी दूसरे की आंखें लगाई जाएंगी। अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करेगा तभी आपका ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुखिया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी आंखें दान करने वाला नहीं था। पर तभी हॉस्पिटल में वो बुढ़िया आती है जिसके घर के आगे मुखिया कूड़ा फेंकता था। कैसे हो बेटा? जैसे ही मुझे पता चला कि सड़क दुर्घटना की वजह से तुम अस्पताल में भर्ती हो गए हो, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए चली आई। मुखिया उस बुढ़िया को सारी बातें बताता है। मुखिया के अंधे होने की खबर सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी आंखें मुखिया को दान करने का निर्णय लेती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, कुछ महीनों की मेहमान हूँ। इन आँखों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुमको है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपका कोई नहीं लगता और आप मुझे अपनी आंखें दे रही हैं। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको परेशान ही तो किया है। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो क्या वो तुमको अपनी आंखें नहीं देती? डॉक्टर बुढ़िया की आंखें मुखिया को लगा देती हैं और मुखिया की खराब आंखें बुढ़िया को। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपने मुझे एक ही पल में अपना बेटा बना लिया है और अब दूसरे पल में ही पराया कर रही हैं। आज से आप मेरे घर में ही रहेंगी। लोग बच्चे गोद लेते हैं, आज मैं एक माँ को गोद ले रहा हूँ। आज से आपका ये बेटा ही आपकी देखभाल करेगा। मुखिया उस बुढ़िया को अपने घर लेकर आता है और अब वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगती है। अब मुखिया के परिवार के सभी लोग बुढ़िया को बहुत प्यार करते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। एक बार बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हुई, पर उसकी देखभाल करने वाला और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बूढ़ी औरत एक बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा मेरे लिए कुएं से एक बाल्टी पानी ले आना। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है। बाल्टी तो आधी भरी हुई है, आप इतने पानी का क्या करोगे? बेटा, मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं और अब वो सूख रहे हैं। मुझे उनको पानी देना है। अरे दादी, आपकी तो जाने की उम्र हो गई है, पौधे लगाकर क्या करोगी? वैसे भी ये पौधे आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। देखना, इन पौधों के फल खाकर ही मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इन पौधों में पानी भी आप ही डालिए। बेटा, मेरी तबीयत खराब है। तुम अगर कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दोगे तो मैं खुद ही पौधों में पानी दे दूंगी। आप खुद ही लेकर आइए ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो लड़का बूढ़ी औरत के घर से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? बड़ों की जरा भी बात नहीं सुनते। मेरी कमर में दर्द है, नहीं तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, पर अब तो लगता है कि खुद ही कुएं से पानी लाना होगा। बूढ़ी औरत बाल्टी में बचा हुआ पानी पौधों को देती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। कमर में दर्द होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने एक लाठी भी साथ में रखी है। लाठी को अपना सहारा बनाकर बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकालती है और पौधों को सींचने लगती है। धीरे धीरे काम करने से अब बूढ़ी अम्मा की तबीयत में सुधार आने लगा था। हे भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लोग सही कहते हैं कि काम करने से कोई बीमारी नहीं लगती। आज के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगी जिससे मेरी हालत ठीक हो जाएगी। अगले दिन से बूढ़ी अम्मा ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती और घर के छोटे मोटे काम कर लेती। अब थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा योगा करने लगी। योगा खत्म होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। हे भगवान, आप बस मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार कर दीजिए। मैं तो और 100 साल जी लूंगी। मंदिर से लौटने के बाद बूढ़ी अम्मा ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बगीचे में काम करने लगी। मेरे बगीचे में तो बहुत घास फूस हो गई है, जल्दी से इनको हटाना होगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुदाल लेकर सारी घास फूस को उखाड़ लेती है और कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचने लगती है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। बगीचे का काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा घर में आराम करने चली गई। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा अब हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। बूढ़ी अम्मा को इस तरह से काम करते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी इतना काम करती है, लगता है ये अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। इस आदमी की बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भाई सही कहा आपने, और भला इस उम्र में भी कोई काम करता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए, हम तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। हाँ, पर एक बात है गुरु, इस बुढ़िया को मानना पड़ेगा। ये सुबह रोज जल्दी उठ जाती है और फिर हमेशा मंदिर भी जाती है, अपने सारे काम खुद से करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं। मुझे लगता है बुढ़िया जवान होती जा रही है। क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहा? जवान होती जा रही है? क्या जवान होकर चांद पर जाने की तैयारी करेगी? हैं? अरे चलो उसी से पूछ लेते हैं। चलो। ये दोनों आदमी बूढ़ी अम्मा के पास आए। अरे अम्मा, लगता है तुम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे तुम इतना काम करती हो, क्या करोगी ये सब करके? वैसे भी अब तुम्हारी ऊपर जाने की उम्र हो रही है, अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ भाई साहब, ठीक कह रहे हो। अम्मा की उम्र देखकर तो लगता है शाम तक लुढ़क जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 100 साल और जीऊंगी। अरे तुमको भगवान ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है क्या? है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा, तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। उड़ा लो मेरा जितना मजाक उड़ाना है, ये बेचारी बुढ़िया तुम्हारा कर भी क्या सकती है। दोनों आदमियों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके बाद दोनों शराब पीने के लिए चले गए। बूढ़ी अम्मा को इनकी बात का बुरा लगा और वो यहाँ से सीधी मंदिर चली गई। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इस गांव के लोग बहुत कामचोर हैं, उसके बाद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सभी कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम जितना काम करोगी, जितनी मेहनत करोगी, तुम उतनी ही जवान होती जाओगी। भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर बूढ़ी अम्मा घर आई और अपने हमेशा के काम करने लगी। भगवान के आशीर्वाद और मेहनत करते जाने से उसकी उम्र कम होती जा रही थी और देखते ही देखते एक हफ्ते में बूढ़ी अम्मा की उम्र 50 साल हो गई और उसकी बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा की कमर भी सीधी हो गई थी। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर बूढ़ी अम्मा और ज्यादा मेहनत करने लगी और 1 महीने में बूढ़ी अम्मा की उम्र 30 साल की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई थी। दूसरी तरफ वो 2 आदमी जो मेहनत नहीं करते थे और काम चोरी करते थे और नशा करने की वजह से उन दोनों आदमियों को बीमारी लग गई।
जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो गई और उन्हें अब झुककर चलना पड़ता था। एक दिन जब वो बूढ़ी अम्मा के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसे देखकर दोनों चौंक गए। अरे ये बुढ़िया तो जवान हो गई। अरे मूर्खों, मैं तो बूढ़ी कभी थी ही नहीं। मैंने तो अपने आप को हमेशा जवान समझा और मेहनत की और उसका फल मुझे ये मिला। पहले मैं दिमाग से तो जवान थी ही और अब शरीर से भी जवान हो गई हूँ। और तुम लोग काम चोरी करके और नशा करके बीमार और बूढ़े हो गए हो। मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया आती है। अरे हमें माफ कर दो बहन जी, हमसे गलती हो गई। हमने आपका बहुत मजाक बनाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। ये लो प्रसाद, इसे खाओ और अब से तुम भी मेहनत करना शुरू कर दो और कुछ ही दिन में तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और तुम भी जवान दिखने लगोगे। दोनों आदमियों ने औरत से प्रसाद लिया और उसे खाकर दोनों जी भरकर मेहनत करने लग गए। मेहनत करने से देखते ही देखते 1 महीने के अंदर दोनों आदमियों की बीमारी ठीक हो गई और वो जवान और स्वस्थ हो गए। सीख, हम सिर्फ अपनी सोच से बूढ़े और बीमार होते हैं। अगर हम चाहें तो हम बुढ़ापे में भी मेहनत करके जवान रह सकते हैं। मेहनत करने वाले आदमी को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हमेशा कामचोर आदमी ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए।